Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Einstein ring. तो हम जानेंगे Einstein ring के बारे में. An Einstein ring is created when light from a galaxy or star passes by a massive object en route to the earth. Due to gravitational lensing, the light is diverted, making it seem to come from different places. जो आइंस्टाइन रिंग है वो क्रिएट होता है जब लाइट जो होता है गैलेक्सी व स्टार का पास करता है एक मैसिव ऑब्जेक्ट से जो उसके रूट के दौरान आता है अर्थ के. जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है वो लाइट को डाइवर्ट कर देता है. इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग से प्लेस से आ रहा है. ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है क्या, फिर उसको भी हम समझेंगे. As the light emitted by distant galaxy passes by massive object in the universe, the gravitational pulls from this object can distort or bend the light. जो लाइट जो कि एमिट होता है डिस्टेंट गैलेक्सी से वो पास होता है मैसिव ऑब्जेक्ट से यूनिवर्स के, तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, वो बेंड कर देता है लाइट को. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली टुक पिक्चर ऑफ द आइंस्टाइन रिंग. और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने भी हाल ही में पिक्चर लिया है आइंस्टाइन रिंग का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेड इंप्रूवमेंट इन एयर पॉल्यूशन. तो बहुत कम इंप्रूवमेंट देखा गया एयर पॉल्यूशन में, तो हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. विंटर ग्रोथ आपको पता है एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है दिल्ली और उसके आसपास के प्लेसेस के लिए. एंड एनालिसिस बाय द एनवायरमेंटल थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्टेड लिमिटेड इंप्रूवमेंट इन PM 2.5 फॉर द सिटी अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो जो एक एनालिसिस किया गया एनवायरमेंटल थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के रिपोर्ट में ये पाया गया कि बहुत कम इंप्रूवमेंट देखा गया है पार्टिकुलर मैटर 2.5 में सिटीज के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत. एक स्टेटस क्या है, only 14 of 43 NCAP cities registered a 10% or more reduction in their PM 2.5. Only 43 cities had adequate data to be considered. जो 43 NCAP सिटीज जो कि रजिस्टर है उसमें से सिर्फ 14 सिटी ऐसा है जिसमें 10% व उससे अधिक का रिडक्शन देखा गया है PM मैटर 2.5 के लिए, और सिर्फ 43 सिटीज ही ऐसे हैं जिनका एडिकेट डाटा है जिसको भी कंसीडर किया जा सकता है. आप समझ सकते होंगे, यानी हमारे पास एडिकेट डाटा ही नहीं है और जिसका डाटा है उसमें भी सिर्फ 14 सिटी ऐसे है जहां पर 10% व उससे थोड़ा अधिक का रिडक्शन देखा गया है. Cities in Punjab, Rajasthan and Maharashtra dominated in the list of cities which registered a significant increase in PM 2.5 level between 2019 and 2021. जो सिटीज है आपका पंजाब का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, वो डोमिनेट कर रहा है लिस्ट ऑफ सिटी पे जहां पर रजिस्टर किया गया है सिग्निफिकेंट इंक्रीज पार्टिकुलर मैटर 2.5 के लेवल का 2019 से 2021 के समय पे. नॉन अटेनमेंट सिटी, जो नॉन अटेनमेंट सिटी है इट कवर 132 ऑफ इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी whose air quality did not meet the national ambient air quality standard from 2011 to 2015. जो नॉन अटेनमेंट सिटी है ये कवर करता है 132 इंडिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी को जिसका एयर क्वालिटी जो है वो नहीं पूरा कर रहा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को 2011 से 2015 का. NCAP के बारे में हम जान लें. The NCAP launched in 2019 aims to bring a 20 to 30% reduction in pollution level from particulate matter 2.5 and particulate matter 10 particles by 2024 using 2017 pollution level as a base. जो NCAP है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में. इसका मकसद है कि कम किया जाए 20 से 30% पॉल्यूशन लेवल PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल का 2024 तक यूज करके 2017 को पॉल्यूशन लेवल जो था उसको बेस मार के. Cities are required to quantify improvement in starting 2020-21 which require a 15% and more reduction in the annual average PM10 concentration and a concurrent increase in good airs days to at least 200. तो सिटीज है उनको आवश्यकता है कि वो क्वांटिफाई करें इंप्रूवमेंट जो कि स्टार्ट कर रहा है आपका 2020-21 से, जिसमें 15% व उससे अधिक का रिडक्शन एनुअल एवरेज PM 10 के कॉन्सेंट्रेशन का कहा गया था और कॉन्करेंट इंक्रीज गुड एयर स्लेट्स को कम से कम 200 कहा गया था. एनीथिंग फ्यूअर विल बी कंसिडर लो एंड द फंडिंग कंसिक्वेंटली रिड्यूस. और कुछ भी अगर उससे कम होता है तो उसको कंसिडर लो किया जाएगा और जो फंडिंग होगा उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा. इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा. लेकिन क्या प्रॉब्लम इस प्रोग्राम के साथ, फॉर मॉनिटरिंग CPCB ओनली कंसिडर लेवल ऑफ PM 10 द रिलेटिवली लार्जर कोर्सर पार्टिकल. मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कंसीडर करता है सिर्फ लेवल PM 10 का, PM 2.5 को नहीं कंसीडर कर रहा है जो कि रिलेटिवली लार्जर कोर्सर पार्टिकल होता है. However, PM 2.5 the smaller, more dangerous particle are not monitored or robustly in all city, mostly due to the lack of equipment.
और जो आपका पार्टिकुलर मैटर 2.5 है जो कि स्मॉलर होता है और ज्यादा खतरनाक पार्टिकल्स है, इसको मॉनिटर नहीं किया जाता है और ये रोबस्टली अवेलेबल है सारे सिटी पे ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट के कारण, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसमें गाइडलाइंस है इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए, मोर मॉनिटरिंग स्टेशन की बात कही गई है, एयर इन्फॉर्मेशन सेंटर है डाटा एनालिसिस के लिए, रिसोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी सेटअप किया गया है नेशनल इन्वेंट्री को, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को लेके, सिटी स्पेसिफिक प्लान है 100 पॉल्यूटिंग सिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट प्रिपरेशन। हम जानेंगे क्लाइमेट प्रिपरेशन के बारे में कि है क्या, क्यों कहा गया, सब कुछ समझेंगे। Pakistan, which recently saw massive flooding, one rich country that have contributed the most to climate change, to pay damages to poor nation. पाकिस्तान जहां पे आपने देखा अभी हाल ही में मैसिव फ्लड आया था, ये चाहता है कि जो रिच कंट्री है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए, इस कारण वो पे करे जो डैमेज हो रहा है पुअर नेशन को, यानी पॉल्यूशन पे दी प्रिंसिपल वाला बात है कि जो पॉल्यूट किया है जिसके कारण नुकसान हो रहा है तो वो कंपनसेट करे दूसरे को। Climate reparation refers to a call for money to be paid by global north to global south as a means of addressing the historical contribution that global north has made and continue to make toward climate change. जो क्लाइमेट प्रिपरेशन है रिफर कर रहा है कि ये कॉल है मनी जिसको कि पेड करना है ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ को, ये एक मीन्स है एड्रेस करने का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन का जो ग्लोबल नॉर्थ ने किया है और कंटिन्यू करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। प्रिंसिपल इसका क्या है, डिमांड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सली एक्नॉलेज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पॉल्यूटर लायबल फॉर पेइंग द रेमिडियल एक्शन एंड कंपनसेटिंग द विक्टिम। ये जो डिमांड है कंपनसेशन का जो नुकसान या डैमेज हो रहा है क्लाइमेट डिजास्टर के कारण, ये एक एक्सटेंशन है यूनिवर्सली एक्नॉलेज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का, इसमें पॉल्यूटर जो है वो लायबल है पे करने के लिए रेमिडियल एक्शन के लिए और कंपनसेट करने के लिए विक्टिम को। ग्लोबल नॉर्म्स क्या है इसके लिए, UNFCCC 1994 explicitly acknowledged that rich country must provide both finance and technology to developing nation to help them tackle climate change. So यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है 1994 का, ये एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करता है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज है वो प्रोवाइड करे फाइनेंस और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग नेशन को, ताकि मदद मिल सके उनको टैकल करने में क्लाइमेट चेंज को। अंडर दिस $100 billion अमाउंट द रिच कंट्री एग्रीड टू प्रोवाइड एवरी ईयर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड बट नॉट येट फुलफिल। इसके अंतर्गत $100 billion का जो अमाउंट था रिच कंट्री तैयार हो गए थे कि वो प्रोवाइड करेंगे हर एक साल डेवलपिंग वर्ल्ड को, लेकिन ये अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, जो आपका वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज है 2013 का, ये पहला फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट था जहां पे आवश्यकता हुई थी कंपनसेट करने की डेवलपिंग कंट्री को जो कि स्ट्रक हो गया है क्लाइमेट डिजास्टर पे। तो कौन सा था पहला, तो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म था ऑफ लॉस एंड डैमेज 2013 का। लिमिटेशन क्या है इसका, reluctance from developed country, difficult in estimating the quantum of loss and damage, no mandatory global consensus। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिट कर देता है जो कंपनसेशन की बात है, तो इसमें क्या रिलक्टेंस है, डेवलप्ड कंट्री जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, पीछे हटते हैं, तो काफी कठिन है एस्टिमेट कर पाना कि किस हद तक नुकसान या डैमेज हुआ है। कोई भी मैंडेटरी ग्लोबल कंसेंसस नहीं है कि जो मैंडेटरी करता हो इसको, इस कारण वो नहीं करते हैं। कंक्लूजन से हम क्या निकाल सकते हैं, on the face of it, Pakistan and other developing world demand for reparation appears to be a long shot, but the principle being invoked are fairly well established in environmental jurisprudence। जो पाकिस्तान और अदर डेवलपिंग वर्ल्ड है जो कि डिमांड कर रहा है रिपेरेशन को, जो कि एक लंबे समय से डिमांड है, लेकिन जो प्रिंसिपल है ये काफी वेल स्टेब्लिश है इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022 टू 2030। हम जानेंगे जो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप है 2022 से 2030 का, इसके बारे में। FAO has recently released PTR to give importance to the aquatic food system as the driver of employment, inclusive growth, sustainable development goal and environmental recovery। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप को। तो किसने रिलीज किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो FAO ने रिलीज किया है। ये इंपॉर्टेंस देता है एक्वेटिक फूड सिस्टम को कि ये मेन फोर्स है एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एनवायरमेंटल रिकवरी के लिए। इसका मकसद क्या है, कोऑर्डिनेट एफर्ट बाय कंट्रीज, कम्युनिटी एंड एजेंसी to maximize the contribution of the aquatic, both fresh water and salt water food system to food security। कोऑर्डिनेट करने की बात कही गई है, एफर्ट लिया जाए कंट्रीज के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके जो कंट्रीब्यूशन है एक्वेटिक दोनों ही फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर फूड सिस्टम का फूड सिक्योरिटी के लिए। The aims re-emphasize the 2021 Declaration for Sustainable Fishery and Aquaculture of the Committee on Fisheries।
इसका मकसद है फिर से फोकस करना 2021 के डिक्लेरेशन फॉर सस्टेनेबल फिशरी एंड एक्वाकल्चर ऑफ कमिटी ऑन फिशरी के ऊपर। COFI is a subsidiary body of FAO where members review the issue and challenges related to fishery and aquaculture। और जो आपका COFI है ये एक सब्सिडरी बॉडी है FAO का, जिसके मेंबर्स रिव्यू करते हैं जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस जो कि रिलेटेड है फिशरी और एक्वाकल्चर से। कुछ तो इंडियन इनिशिएटिव इसके लिए लिया गया है। तो सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर फिशरी 2019 में क्रिएट किया गया था। PM मत्स्य संपदा योजना 2020 का, ब्लू रेवोल्यूशन 2.0, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिश फार्मर, FIDF फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये कुछ इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसको लिया गया है ताकि बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकोवैक इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इनकोवैक क्या है, कोविड वैक्सीन है या कुछ और है। तो इनकोवैक आपका इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है। भारत बायोटेक CH8036 SARS-CoV-19 chimpanzee adenovirus vector recombinant nasal vaccine has been approved by Central Drug Standard Control Organization for primary immunization against COVID-19 in 18 plus age group for the restricted use in emergency। जो भारत बायोटेक है तो किसको परमिशन मिला ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत बायोटेक के CH8036 SARS-CoV-19 चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर रिकॉम्बिनेंट नेशनल वैक्सीन को अप्रूव किया गया है CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के तौर पे कोविड-19 के खिलाफ 18 प्लस एज ग्रुप के लिए रिस्ट्रिक्टेड यूज किया जा सकता है इमरजेंसी पे। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, यानी ये नाक के द्वारा लेने वाला पहला वैक्सीन है भारत का कोविड-19 के लिए। इनकोवैक इज ए स्टेबल एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर इजी स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकोवैक है वो स्टेबल है आपका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में, इसको आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की अगर हम बात करें, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आर प्रोटीन और DNA रिकॉम्बिनेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया और ईस्ट सिस्टम। जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है वो प्रोटीन या DNA रिकॉम्बिनेंट होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है एक्सप्रेशन के माध्यम से बैक्टीरियल या ईस्ट सिस्टम पे। इट यूजेस स्पेसिफिक पीसेस ऑफ द जर्म लाइक इस प्रोटीन, शुगर और कैप्सिड आर केसिंग अराउंड द जर्म। और ये जो है वो उपयोग करते हैं कि स्पेसिफिक पीसेस को जो जर्म का, जैसे कि उसका प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, वह कैप्सिड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट पुश फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी, वाई एंड हाउ। गवर्नमेंट जो पुश कर रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रूपी को क्यों और कैसे, हम समझेंगे। करेंट सिस्टम क्या है, तो अभी जो ज्यादातर ट्रेड हो रहा है प्रेजेंटली वो US डॉलर पे होता है, जहां पे इंपोर्टर को पे करना पड़ता है US डॉलर। पे करने के लिए जो इंपोर्ट्स वो गुड्स करते हैं और एक्सपोर्टर जो है वो डॉलर पे लेते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इसको इंडियन रूपी पे यूज करने के लिए भारत में। वर्किंग ऑन पेमेंट सिस्टम इन INR, काम चल रहा है पेमेंट सिस्टम के ऊपर INR पे। सेटल करने के लिए ट्रेड के ट्रांजैक्शन को किसी भी कंट्री के साथ जो बैंक है भारत के वो ओपन करता है वोस्ट्रो अकाउंट को कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में पार्टनर कंट्री के साथ ट्रेडिंग के लिए। इंडियन इंपोर्टर जो है वो पे करता है जो वो इंपोर्ट करता है INR में इस अकाउंट में, और ये जो अर्निंग होता है इंपोर्ट का उसको पे किया जाता है इंडियन एक्सपोर्टर को INR पे। जो वेस्ट्रो अकाउंट होता है ये अकाउंट होता है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड करते हैं बिहाफ में दूसरे बैंक के, जैसे कि SHBC पोस्टो अकाउंट जिसको कि हेल्ड किया जाता है SBI के द्वारा भारत में। बेनिफिट क्या होगा, ट्रेड अगर रूपी पे होता है तो ये इनेबल करेगा ट्रेडिंग को रशिया के साथ। ये चेक करेगा कितना डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, ये स्लो करेगा जो डिप्रिसिएशन हो रहा है रूपी का, ये प्रमोट करेगा ग्रोथ को ग्लोबल ट्रेड का जिसका फोकस होगा एक्सपोर्ट के ऊपर इंडिया से, और ये सपोर्ट करेगा इंक्रीजिंग इंटरेस्ट को ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का INR पे। गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स लिया गया है, RBI ने प्लेस किया एक एडिशनल अरेंजमेंट इनवॉइसिंग, पेमेंट और सेटलमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए INR पे, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है। The arrangement was not expected to help arrest the fall of rupee to any significant extent। ये जो अरेंजमेंट है इसे नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा कि ये मदद करेगा जो रूपी का गिरावट हो रहा है उसको कंट्रोल करने में सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक, और ना ही सारे कंट्री तैयार होंगे ट्रेड करने में रूपी पे, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी है रूपी का वो कम है US डॉलर के अनुसार। अभी ये लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको टैकल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीजियोनलोसिस डिजीज। तो हम जानेंगे लीजियोनलोसिस डिजीज के बारे में कि ये कैसा डिजीज है, कैसे होता है। अर्जेंटीना मिस्ट्री न्यूमोनिया आउटब्रेक्स वेयर 11 पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड हैज फाइनली बीन आइडेंटिफाइड एज लीजियोनलोसिस बाय द कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री। जो अर्जेंटीना में मिस्ट्री न्यूमोनिया का आउटब्रेक हुआ था जहां पे 11 पीपल इन्फेक्ट हुए थे, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि क्यों हुआ था। ये आपका लीजियोनलोसिस डिजीज के कारण हुआ था, कंट्री के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है। ये आपका न्यूमोनिया लाइक इलनेस है जो कि वेरी करता है सिवियरिटी, जिसमें माइल्ड फेब्रुलाइल इलनेस से सीरियस कंडीशन भी हो सकता है। कभी कभी ये फेटल फॉर्म होता है न्यूमोनिया का WHO के अनुसार।
ये जो डिजीज है वो टिपिकली स्प्रेड करता है अगर इनहेल किया जाता है कॉन्टेमिनेटेड एरोसोल को कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, जो कि आपका एयर कंडीशनिंग, कूलिंग टावर, इवेपोरेशन कंडेंसर जो कि एसोसिएटेड होते हैं एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल कूलिंग पे, हॉट या कोल्ड वाटर सिस्टम, ब्यूटी पावर, वर्लपूल स्पा के द्वारा हो सकता है। डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो इस डिजीज का ये अभी तक नहीं रिपोर्ट किया गया है WHO के अनुसार, और ये जो है चिंता है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है स्प्रेड करने में हाईली डिजीज के स्ट्रेन को, जो कि लिंक करता है मॉडर्न मेड वाटर सिस्टम से ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए। ये आप देख सकते हैं कि डिजीज जो है ये एक सीरियस टाइप है न्यूमोनिया का, जो कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम करता है। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है वो कंटेन करते हैं ल्यूजोनिया बैक्टीरिया को, जो मोस्ट लाइकली सोर्स है तो शावर हेड, हॉट टब, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, डेकोरेटिव फाउंडेशन, ये सब हो सकता है। ये हेल्थ के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बैक्टीरिया जो ग्रो करता है, स्प्रेड करता है ह्यूमन मेड बिल्डिंग वाटर सिस्टम पे। इसमें क्या होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखा जा सकता है, कफ हो सकता है, फीवर आ सकता है, मसल्स में एचएस होगा, हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी डायरिया, नोसिया, कंफ्यूजन भी हो सकता है। लीजियन बैक्टीरिया जो है ये आपका ऑकर करता है नेचुरली फ्रेश वाटर एनवायरमेंट जैसे कि लेक या स्ट्रीम में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.